देने। पहली बात तो आपको कोई भी टेस्ट को मिस नहीं करना है, राइट? क्योंकि अब जो भी टेस्ट होने वाले हैं और जो भी हो चुके हैं इवन वो आपके लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका केवल इवेल्युएशन ही नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों को सिखा भी रहे हैं कि भाई आप किस तरह से प्रैक्टिस करो। आप समझ रहे हो? जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की या पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम के रेलेवेंस में इतना है ही नहीं, है ना? वो ज्यादा ना तो आता है, ना उसकी कोई ज्यादा यू कैन से इंपॉर्टेंस है। तो उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है, लेकिन उस पे एक टाइम जो भी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तुम सब लोगों की ये शिकायत होगी पक्का कि सर टाइम ही नहीं मिलता, हम ट्राई करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम चीजें रिवाइज भी करते रहे, पुराने चैप्टर्स को हम उठा के वापस से रिवाइज कर पाए। सही बोल रहा हूँ मैं या होता है टाइम? यस सर, नहीं होता टाइम। है ना, टाइम की कमी लगती है ना थोड़ी, कि सर थोड़ा टाइम और मिलता तो मतलब थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर हम सर। कर पाते, राइट? यस सो टाइम सबके पास देखो सेम है बच्चों। द टाइम दैट यू guys have, same time will be having other students who are going to clear the examination in next year, उनके पास भी सेम टाइम होने वाला है। तो उन बच्चों में तुम्हारा नाम आएगा नहीं आएगा, ये तुम्हारी अभी की मेहनत डिसाइड करेगी। तो टाइम का पहली बात तो दीपा पांडे, आपका कुछ और नाम है बच्चा, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। यस सर। हाँ, क्या नाम था आपका? मैं भूल गया यार, बहुत टाइम हो गया ना। महेश। हाँ जी, महेश सर। महेश। हाँ महेश, बोलिए, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहोगे आप? यस सर। सर ना, जो 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, वो उसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। मेजर टेस्ट का? यस सर। नहीं, मेजर टू टेस्ट हम अगस्त को हाँ, सर, जब 2 अगस्त को हुआ था। 2 अगस्त वाले पेपर का सोल्यूशन नहीं है आपके पास, ये बोल रहे हैं आप? यस सर। बाकी बच्चों में से किसी के पास है क्या, या किसी के पास भी नहीं मिला है सोल्यूशन? सर नहीं मिल रहा है वो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वो अरेंज करा देता हूँ। ठीक है, 2 अगस्त यस वाले पेपर का सोल्यूशन अरेंज करा देता हूँ। कूल, चलेगा? यस सर। यस सर। ओके महेश एंड एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए 2 अगस्त को जो भी आपका टेस्ट हुआ था, 2 अगस्त को मेजर टेस्ट ही तो हुआ था आप लोगों का। 2 अगस्त पे कौन सा टेस्ट हो गया? संडे को हुआ था ना मेजर टेस्ट संडे को हुआ था मेजर टेस्ट। तो 2 अगस्त को कौन सा टेस्ट हो गया तुम्हारा? सर वो 4 अगस्त को था ना मेजर टेस्ट, 4 अगस्त को था। हाँ, मेजर टेस्ट तो 4th को था, लेकिन सेकंड को कौन सा टेस्ट था, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कोई नहीं था सर तो शायद फिर उत्तराखंड वालों के लिए था। महेश आपको कौन सा, गलत तो याद नहीं लगे यार? आई गेस 4th अगस्त को था टेस्ट आपका, एक मेजर टेस्ट, उसके अलावा आई डोंट नो कि कोई और टेस्ट हुआ है, मतलब मेरे को नहीं पता। तो सर उत्तराखंड वालों का हुआ था शायद। वो महेश बताएगा ना, महेश बताओ। यस सर, हुआ था। क्लास में हुआ था? नो सर, क्लास जैसे होता है वैसे ही मतलब। अच्छा ठीक है, तो मैं पता करता हूँ, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे था नहीं ना, आप लोगों के आई गेस नवीन सर पढ़ा रहे थे, तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पता करता हूँ, अगर उसके अगर हुआ था टेस्ट आपका ऐसा कोई, तो उसके सोल्यूशंस में प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है? सर 4th क्लास लगी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उस चैप्टर का टेस्ट था। अच्छा, यस चैप्टर टेस्ट था, ठीक है ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एक बार, उसके जो भी सोल्यूशंस वगैरह होंगे वो तुम्हें अरेंज करा देता हूँ, ठीक है? चलो, तो हम बात कर रहे थे भाई टेस्ट वगैरह की, तो मेजर टेस्ट हो गया आपका, यूनिट टेस्ट हो गया, दीज ऑल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अभी तक कोई किया है नहीं दिया है, उस सब बातों को छोड़ो, आगे आने वाले हर टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, केवल अटेम्प्ट ही नहीं करना है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने मेजर टेस्ट जो दिया था, अभी वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, सिंस हमारा क्या, हम नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन अभी आज की क्लास में हम जैसे डिस्कस करने वाले मेजर टेस्ट को, और हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है? बहुत चीजें मैं बताऊंगा। तो पॉइंट ये है कि अभी आपका जो भी टेस्ट हो रहा है ना, उसको आप एनालाइज करो साथ में। एग्जाम नहीं, आपने पेपर दे लिया और आप आके फिर उसके बाद आप भूल गए उस पेपर को, है ना, कुछ और पढ़ने लग गए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब टेस्ट तुम देते हो तो तुमको टेस्ट वो बताता है कि तुम अभी कितना स्कोर कर सकते हो, ठीक है? अगर आप ऑनेस्टली दे रहे हो, तो अगर आप इंटरनेट से चीटिंग करके दे रहे हो, या बुक से देख के दे रहे हो फॉर्मूला, ठीक है, तो दैट इज नॉट राइट। वो आप भी जानते हो, आप करते होंगे, अगर आप में से अगर कोई भी बच्चा करता होगा, मैं पूछना नहीं चाहता किसने किया है किसने नहीं किया, पर अगर आप कर रहे हो तो आप भी जानते हो कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। उससे बढ़िया तो तुम खेलने चले जाओ कहीं पे, या कुछ कर लो, मूवी वगैरह देख लो, कुछ भी कर लो, है ना? पर वो मत करो यार, वो तो बहुत ही नुकसानदायक है उससे, क्योंकि तुमको खुद को ऐसा लगता रहेगा कि तुमको आती है चीजें, और तुम खुद डिल्यूजन में रहोगे, पर तुम्हें आती नहीं होगी, ठीक है? तो जो बच्चे ऑनेस्टली दे रहे हैं पेपर, जो नहीं दे रहे हैं उनको देना है, और जो दे रहे हैं उनको क्या करना है, वापस आके एनालाइज करना है। तो आप लोग क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओ,
लिस्ट में आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे कम मतलब बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। ऐसा नहीं केमिस्ट्री में अगर 110 आ रहे हैं और फिजिक्स में अगर 105 आ रहे हैं तो फिजिक्स वीक हो गया, वो दोनों बराबरी पे ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो फिर एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस यस सर। सर। आई गेस इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि वीक है, उसमें आप टेस्ट उठाओ। टेस्ट के बाद आप उसमें एनालिसिस जब करोगे तो आप उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स को मेंशन करोगे जिसके क्वेश्चंस आपसे बार बार नहीं हो रहे हैं, है ना। क्योंकि अब जो स्पेशली जैसे मेजर टेस्ट हुआ तो वो क्वेश्चंस आप कर चुके हो पहले भी, है ना। ये चैप्टर्स पे आप प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हो। तो कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमसे बार बार नहीं होते। तो सबसे पहले अगर वो इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली, और सिंस टेस्ट में आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे ही सही, तो उनको आप सबसे पहले सॉल्व करो, उनके सोल्यूशंस देखो, है ना। या उनको कुछ खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं आ रहे हैं तो डाउट्स पूछो, है ना। क्लास में भी आप पूछ सकते हो। आप आपके डाउट ग्रुप्स में भी एडेड हो, आई गेस आप, है ना, ग्रुप्स में एडेड हो ना आप लोग व्हाट्सएप पे, यस सर। है ना। गुड इवनिंग अपेक्षा। तो आप लोग को क्या करना है कि गुड अपने इवनिंग वो सर। डाउट, गुड इवनिंग रानी। तो आप लोगों को क्या करना है, उनको ऐड करना है, क्वेश्चंस को ऐड करना है, आपके टीचर्स से पूछना है, ठीक है। या कहीं और से सोल्यूशन जहां से भी आपको मिल रहा है वहां से लेना है, पर उनको सॉल्व करना है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद वापस से अपने सिलेबस पे या फिर जो भी करंटली चल रहा है उस पर आना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी वाला काम है। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये करना चालू कर दिया तो आपकी जो मार्क्स, जहाँ पे कमी रह रही है ना, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो अपने आप आना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक लूप होल हो सकता है जो आप नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस। अच्छा चलो ये भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद भी सर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप क्या करें? तो उसका सिंपल सा तरीका यही है कि जब आप अपनी प्रैक्टिस को, तैयारी को आप जब क्वेश्चन ओरिएंटेड कर दोगे थ्योरी ओरिएंटेड की जगह, तो आपके मार्क्स अपने आप आना चालू कर देंगे। क्वेश्चन ओरिएंटेड तैयारी क्या होती है कि हम जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ा, तो जहां से भी हमें उसके क्वेश्चन मिल रहे हैं सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाने हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, 5 से 10 साल के जितना भी। अगर टीचर सजेस्ट कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है, और पुराने, लेकिन 5 से 10 साल के आप क्वेश्चन करो। जब पीवाईक्यूज हो जाए तो फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉड्यूल्स हैं सबके पास? यस सर। अवंती के मॉड्यूल्स हैं सबके पास? यस अगर सर। किसी के यस पास नहीं है सर। तो हैंड रेस करो। किसी के पास अगर मॉड्यूल नहीं है तो हैंड रेस करो। सबके पास है, एक्सेस है, ठीक है। अगर नहीं है तो बता देना, मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है। ओके, 2-3 बच्चों के पास नहीं है। आप लोग ग्रुप में एडेड हो बच्चा, तनीषा, भूमिका, यस ममता, सर। दीपिका, ग्रुप में एडेड हो, यस सर। ठीक है। यस सर। ग्रुप में शेयर, कौन से मॉड्यूल नहीं है आपके पास? कोई से भी नहीं है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं है? सर कोई से भी कोई नहीं से है। भी नहीं सर। कोई से भी नहीं है? अच्छा, तो आप हाँ। लोगों ने अभी ज्वाइन किया है क्या? अब अभी? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इस वजह से ही नहीं होंगे आपके पास। तो आप लोगों को है ना, मैं बुलवा एक बार वापस से शेयर करवा दूँ, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में मैं शेयर करवा दूँ, ठीक है। तो उसके यस बाद आप सर। क्या करना, मॉड्यूल से क्वेश्चन करना, पीवाईक्यू करने के बाद। प्रीवियस ईयर तो तुमको कहीं भी मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, और तुमको मैं जो शेयर करूंगा ना उसमें भी है, प्रीवियस ईयर उसमें भी होंगे, ठीक है। तो वो तो आप कर ही सकते हो आराम से। जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट में, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर आप उसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके फॉर्मूले अपने आप रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करोगे, इवन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा और मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। टाइम ऐसे बचेगा कि तुम थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लगा देते हो, कोई भी चीज की थ्योरी तुम पढ़ने लग जाते हो तो उसमें बहुत टाइम लगा देते हो, है ना, और उसका ज्यादा मेमोराइज नहीं होती है। हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा लॉजिकल थिंकिंग पे चलता है, एनालिटिकल थिंकिंग पे। तो वो क्या करता है कि रीजनिंग ढूंढता है। ब्रेन जो है आपका रीजनिंग ढूंढता है कोई भी चीज को मेमोराइज करने के लिए। जैसे तुम्हारी बचपन की भी कोई मेमोरी होगी ना, वो तुम्हें इसलिए याद होगी क्योंकि वो किसी न किसी चीज से रिलेटेड है ना, लिंक कर पा रहा है आपका ब्रेन उस चीज को, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए चीजें, सर कितना कोर्स कंप्लीट हो गया है? कोर्स आपका काफी कंप्लीट हो गया है अनुशिका, ठीक है। अभी बचा भी हुआ है, ऐसा नहीं पूरा हो गया। 60% आई विल से हो गया है, 60-65% कोर्स कंप्लीट हो गया है। और फिजिक्स का बता रहा हूँ मैं, 30-35% आपका बच रहा है, ठीक है। ज्यादा कोर्स आपका बच नहीं रहा है, सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप लोगों के एग्जाम वैसे भी नीट वाले तो मई में होंगे, बोर्ड्स वाले आपके फरवरी वगैरह तक होंगे, तो आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। रिवीजन का भी टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं,
हाँ 9 मंथ से नीट के लिए। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बीच में। अब तुम लोग सजेस्ट करो कि तुमको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, या बीच बीच में तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। सर प्रैक्टिस भी करनी है। सर तो एक काम, प्रैक्टिस तो मैंने आप लोगों का सिलेबस नोट किया। अवंती में देखो बहुत सारे बैचेस चलते हैं, पर मेरे को जहां तक पता है आप लोगों का सबसे आगे चल रहा है फिजिक्स में, तो एटलीस्ट बहुत आगे चल रहा है आप लोगों का। ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया शायद, एसी कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। यस सर। तो एसी भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा कितने से चैप्टर्स बचे हुए हैं, ऑप्टिक्स वगैरह बचा हुआ है, 2-3 चैप्टर्स हमारे, 3-4 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। तो अभी हम जल्दी जल्दी सब खत्म कर देंगे मॉडर्न फिजिक्स, हाँ आई नो। तो इट विड अभी अब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने में 1 से 2 महीने लगेंगे। 2 महीने और पढ़ोगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, राइट। रीजन, क्योंकि आप लोग क्या है कि एक साथ सारी थ्योरी पढ़ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करोगे, तो क्या है कि जब आप वापस से पढ़ने लगोगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा थ्योरी को। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, फिर हम नया चैप्टर चालू करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, राइट। तो कोई चैप्टर में हम उठाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्लासेस में, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दोनों को साथ में चलाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया है। अब आप बताओ, आप लोगों को अगर नहीं करना है क्वेश्चंस तो हम वो भी कर सकते हैं, करने हैं सर सर ठीक है। हाँ बोलो, करने हैं ना डायरेक्टली। यस सर। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ना, क्योंकि मेरे हिसाब से हम क्या है कि अगर फिजिक्स में स्पेसिफिकली खासकर कि भाई अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, और अगर डायरेक्टली हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे, तो वो पुराना बहुत सारा जो है बैकलॉग वो बढ़ता जाएगा, है ना। और उससे ये होगा ये कि आप लोग क्या करोगे कि अभी देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच में नहीं कराई तो फिर बाद में तुम्हें करनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस वापस से याद करो, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आएगी। तो बेटर ये रहेगा कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं साथ में, और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि अगले वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। यस गरिजा, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू परफेक्ट, राइट। एंड परफेक्शन तो देखो हासिल होता नहीं है कभी, लेकिन अटेम्प्ट हमेशा करना चाहिए हासिल करने के लिए। और यहाँ पे तुम्हारा परफेक्शन ये डिफाइन होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा तो एकमात्र गोल ये है कि आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ जाएं और जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। कि मेरा तो एकमात्र गोल ये है। आई होप कि आप लोगों का भी यही होगा, ठीक है। कॉमन Yes. गोल्स होने बहुत जरूरी है क्योंकि, राइट। तो देखो सबसे पहली बात, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शेयर करो। क्लास सबसे बढ़िया सोर्स होता है। जो बच्चे क्लास में नहीं बोलते हैं, चैट में भी नहीं लिखते हैं, उनको मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर आप अब भी क्लास में बात करना चालू नहीं करोगे, है ना, टीचर से डाउट पूछना चालू नहीं करोगे, या आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताना नहीं चालू करोगे, तो मार्क्स कभी नहीं आने वाले, है ना। कोई नहीं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। तमन एक मिनट आ रहा हूं मैं आप पे। तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है, आपके पेरेंट्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेने वाला, समझ रहे हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल तुम्हारे हाथ में, बाकी सब आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे से अगर कोई गलती हो रही ना तो उसका खामियाजा तुम भुगतोगे। खामियाजा मतलब उसका नुकसान आपको होगा, राइट। तो अब तुम एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पहले उन चैप्टर्स को एनालाइज करो जो जिसमें तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, जो टॉपिक्स जिनके तुम क्वेश्चंस हर बार गलत कर रहे हो, क्योंकि होते हैं ऐसे टॉपिक्स, जैसे कि क्या होता है कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो उनसे बच्चों को बड़ा डर लगता है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, जब भी रेजिस्टेंस का कोई सर्किट दिखा अजीब सा, छोड़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते भी हैं तो फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई नहीं करते। बाद में पता चलता है कि तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हुआ है कभी ऐसा कि क्वेश्चन छोड़ दिया, डर लग गया उससे, और फिर बाद में पता चला कि ये तो हो सकता था, यस सर। है ना? तो ऐसा पता है कब होता है? अभी देखो कितना बड़ा नुकसान है। सोचो तुम जब फाइनल एग्जाम में ये चीज कर रहे हो तो तुमको कितना बुरा लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आ गए जो कि हम आराम से कर सकते थे। तो इसका तरीका यही है कि आप खुद से अभी से एनालाइज करना चालू कर दो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बार बार गलत कर रहे हो, है ना। और इसका एक ही तरीका है पता करने का, टेस्ट उठाओ सारे, जो भी आपने टेस्ट दिए और जो भी आप देने वाले हो उनकी एनालिसिस चालू कर दो। जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ कौन सी चीजें हैं जिन पे वर्क करने की जरूरत है, राइट। और फिर बाद में हेल्प जो भी लगेगी उसमें उसमें उसके लिए मैं हूं ही सही, है ना, बाकी टीचर्स हैं ही सही आपके। रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको सारी मिल जाएंगी अनुशिका, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक शीट है हमारी, ठीक है, उसमें सारे रिकॉर्डिंग्स मेंशन है। बाकी बच्चों के पास आई गेस होगी, वो शीट का लिंक होगा। तो आप लोग अगर ग्रुप में ऐड हो तो उसमें एक बार, है ना, ग्रुप डिटेल्स में जाके देखना, इन्फो में जाके, उसमें आपको मिल जाएगी लिंक वगैरह शीट की। नहीं मिलती है तो मुझे पर्सनली बता देना आप
है ना। आप उस ग्रुप में भी लिख सकते हो, ये जो भी आप ग्रुप में ऐड हो व्हाट्सएप में, कि प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसमें, और आप मुझे भी क्लास में बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जरूरतों को बताना सीखो। जब तक आप अपनी जरूरत नहीं बताओगे तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, इस बात को समझो, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो अब से हम थोड़ा एक वो रखते हैं, प्रॉमिस करते हैं खुद से, ठीक है, मेरे से तो मत करो, खुद से करो, कि अब से जो भी हम आगे करने वाले हैं उसमें हम 100% देंगे हमारा, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट ये नहीं होता कि आप पढ़ाई करना भी टाइम वेस्ट हो सकता है कभी कभी, पता है, अगर आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो टाइम तो सबके पास लिमिटेड है। सोचो जो भी बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा है, अपनी वीकनेसेस को हटाते जा रहा है ना, जो चीजें उसको नहीं आती उसको कवर करते जा रहा है, और एक तुम हो जो कि एक ही एक चीज को बार बार कर रहे हो, और जो चीजें तुम्हें नहीं आती उसको छोड़ दे रहे हो, भूल जा रहे हो, तो तुम उससे पीछे रह जाओगे, है ना। मार्क्स तो आपके इंप्रूव नहीं हो पाएंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपटीशन। कंपटीशन तो है, इस बात से हम डिले नहीं कर सकते, है ना। तो हमको खुद का ही वर्जन बेस्ट बनाना है हर दिन, राइट। तो अभी हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, मेजर टेस्ट की एक बार रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि आप अभी अभी देखे आए हो और मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आने वाले भी और होंगे, अभी तो आपने पहले ही दिया है शायद, है ना। मेजर टेस्ट 1 ही था ना ये, Yes, sir. Yes, sir. तो आगे आने वाले सारे देने, और अभी जो दिया था उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग मुझे बताएं, आप, हाँ तमन आपको कुछ पूछना था। सर सर जैसे मैंने मतलब क्वेश्चंस किए, मान लो मैंने 15-17 क्वेश्चंस किए सर, उसमें से 5-6 मेरे से हो गए और बाकी नहीं हुए, तो उसको मैंने पहले ट्राई किया, मेरा 1 घंटा वहां पे गया, फिर मैंने उसका सोल्यूशन देखा, फिर मैंने किया, क्योंकि सर तब तक सोल्यूशन नहीं देखती हूँ जब तक मैं खुद 3-4 बार ट्राई नहीं कर लेती। तो बढ़िया। सर उसके बाद फिर भी नहीं आते हैं ना, तो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, फिर ऐसे मन करता है कि बंद कर दूं सर, ऐसे ही फिर क्या करूँ। बेटा पहली बार तो आपको 3-4 बार करने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार करो मैक्सिमम टेस्ट के बाद, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर आपको पहली बार में नहीं आया, है ना, तो हो सकता है आपसे कोई डिटेल मिस हो रही हो। जब आपने दूसरी बार भी ट्राई किया तो आपको अगर फिर भी नहीं आया, तो फिर समझ रहे हो, वो स्मार्ट वर्क नहीं है। सुना होगा आपने कि हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क करने से काम चलता है ना। यस तो सर। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक ही तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो बार बार, और अगर उससे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आगे भी नहीं होने वाला, आप चाहे उसको लेके 10 दिन तक बैठे रहो, है ना। तो उस केस में क्या करना है कि जरूरी है, या तो अप्रोच सीखो, टीचर से बात करो कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं मुझसे, है ना, तो आप वो कर सकते हो। दूसरी चीज, आप सोल्यूशन देख सकते हो, हाथों हाथ सोल्यूशन देखो, और सोल्यूशन में ये मत देखो कि आंसर कैसे आया, सोल्यूशन में केवल अप्रोच देखो कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे किया है। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन को स्टार्ट करना जरूरी है, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना, तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग भी सॉल्व कर पाते होंगे। फिर यस कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो अलग चीज है, वो तो सबसे होती है यार, वो मेरे से भी हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है, ठीक है। लेकिन अप्रोच जो होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है उसमें, है ना, किस डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं, तो वो आपको सोल्यूशन देख के देखना है। अगर आपको 2 बार करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो उसमें टाइम और वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ओके सर। सोल्यूशन देख के कर लिया फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब सोल्यूशन देख के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर टीचर से पूछोगे, और तो कोई तरीका नहीं है ना, फिर तो यस पूछोगे से। पर अगर समझ में आ गया, लेकिन वो फिर से दोबारा जब आया नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन तब भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज को समझो कि आपने, पहली बात तो ये आइडेंटिफाई आपने किया क्या, कि वो जो क्वेश्चन आपसे अभी नहीं हो रहा था वो आपसे 1 महीने बाद भी नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम में से 90% बच्चे तो आइडेंटिफाई करते ही नहीं होंगे। गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार तो पढ़ाया है, ओवर आई हैव टॉट ओवर 500-600 स्टूडेंट्स जिनको क्लियर कराया मैंने नीट और जेई, तो मेरे को पता है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं। अच्छा, मैंने खुद ने भी प्रिपरेशन करी है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है। तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे पता है कि मैं क्या गलतियां करता था, और वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, तो सब करते हैं, राइट। तो वो मिस्टेक्स क्या होती हैं कि हम नोट नहीं करते हैं। एक अलग से नोटबुक या डायरी बनाओ इस चीज की, जिसमें आप मेंशन करो कि यार मेरे को, मैंने सॉल्व किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन को, और मेरे से एक सर्कुलर लूप पे करंट कैसे निकाला जाता है उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या यस आपकी सर। डायरी में, आपकी नोटबुक में मेंशन होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आपके आपके आगे आए, तो अगर आप उसको कर पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, उस पर टिक लगा दो डायरी पे, और अगर नहीं भी टिक लगा रहे हो तो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपनी डायरी या नोटबुक में जाओगे वापस, उसमें देखोगे कि हाँ ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे पहले भी नहीं हुआ था, तो इसमें मुझे हेल्प लगेगी, मुझे जल्दी से हेल्प ले लेनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर।
Yes, sir. एनालिसिस जब तुम देखो, ये स्मार्ट वर्क है, जो स्मार्ट इंसान होता है ना वो ऐसे काम करता है। हाँ बोलो अब रेहाना और महेश, क्या पूछना है आपको? रेहाना नाम नहीं है ये साहब का, भी कुछ और नाम है, राइट? बच्चा बोलो तो सही। बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप चैट में लिख पाओ तो बढ़िया रहेगा। कि आपकी आवाज आ नहीं रही है तो आप जोर से बोलो। इससे पहले भी हुआ था एक मेजर टेस्ट, आई डोंट नो रेहाना, आई थिंक नहीं हुआ था पर मे भी हुआ हो। मैं कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग। आप अपना जो नाम है पहले तो वो बताओ चैट में, अदरवाइज आई विल बी कीप कॉलिंग यू दिस विद दिस नेम, मे बी इट इज नॉट योर नेम। हाँ मीनवाइल महेश, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? अलजिया, ओके अलजिया। सो अलजिया, जो भी आपको पूछना है आप चैट में पूछ लो, आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि, है ना? महेश आप कुछ पूछना चाह रहे थे? कहाँ गया महेश, चला वो गया? सर यही मतलब टेस्ट में मतलब क्वेश्चन नहीं होते हैं सर, सॉल्यूशन मतलब दिक्कत आती है थोड़ा। सोल्यूशन देखने में दिक्कत आती है? मैं समझा नहीं महेश, खुल के बताओ यार, देखो बाकी बच्चे भी तो प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, है ना? हमको बात तो करनी ही पड़ेगी। और मैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देता ही हूँ जिसमें आप मुझसे बात कर सको। मेरी तरफ से कुछ कमी रह रही है तो बताओ, फिर मैं थोड़ा और कंफर्टेबल करूँ तुम लोगों को। मेरे ख्याल से तो आप बात कर सकते हो मुझसे, जो भी बात है आप खुल के बताओ। देखो मेरे ख्याल से तो आप यही बोलना चाह रहे हो महेश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं सर टेस्ट में, और सोल्यूशन देख के भी फिर वो नहीं हो पाते, ये बोलना चाह रहे हो क्या? यस सर, और कभी आप होते हो पढ़ाने के लिए और कभी दूसरे टीचर, तभी कुछ समझ नहीं आता। यार देखो उसका तो क्या करें, अब बहुत सारे बच्चे हैं आपके जैसे, सोचो हजारों बच्चे हैं जिनको मदद चाहिए। तो उनका क्या होता है कि बैचेस अगर स्टार्ट होते हैं तो उन लोगों की भी क्लासेस लेनी पड़ती है, राइट? तो होता क्या है कि टाइमिंग मिसमैच हो जाता है महेश। ठीक है? तो जैसे नवीन सर को दूसरा बैच दिया तो उनके पास अभी जो टाइमिंग है वो क्लैश कर रहा है इस वाले बैच से। हाँ बच्चा बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. कोई Sir. कंफर्म करेगा मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। ठीक है, कोई सर कुछ कट बोलना के आ चाह रहा रही था पर बोल नहीं पा रहा था, मुझे लगा इंटरनेट इशू। ओके, कट के आ रही है तो अगर दोबारा कट के आया ना तो मुझे एक बार चैट में लिख देना। मेरी आवाज अगर आई नहीं है, दोबारा कट के आया, इशू हो रहा है, बारिश वगैरह का मौसम है ना, काफी ज्यादा इंटरनेट का इशू चल रहे हैं आजकल, सॉरी फॉर दैट। मेरी आवाज आ रही है? अलजिया आप अपना डाउट बेटा चैट में लिख दो, ठीक है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर फास्ट सॉल्विंग का कोई तरीका है क्या? जैसे कुछ एनएलएम के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं सॉल्व करने में। हाँ एनएलएम के क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व कर सकते हो तुम, एफबीडीज वगैरह बना के तुम ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो जैसे कि अधिकतर क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे कि खासकर मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस में, एनएलएम में तो देखो एफबीडी जिंदाबाद, एफबीडी बनाओ और तुम्हारा काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की बात नहीं करते हैं थोड़ी देर के लिए अगर, तो फिर आप क्या करोगे, एफबीडी बना के आपको इक्वेशंस को बिना लिखे सॉल्व करने का एक वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जब 2-3 बार कर लोगे ना, ज्यादा बार नहीं करनी, 2-3 बार या 5 बार अगर तुमने कर लिया इस तरह से, एफबीडी बनाया, डायग्राम बनाया और उसको देख के एनालाइज किया कि इक्वेशन क्या बन सकती है, तो तुम्हारे क्या क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगे, राइट? एनएलएम के क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली, इवन मैकेनिक्स में भी ज्यादा चीजें तो होती नहीं है ना? हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं या फोर्सेस बैलेंस करते हैं, राइट? तो इन्हीं चीजों को अगर आप बिना लिखे कर पाओ, मैं यूं नहीं बोल रहा जबरदस्ती करो, ठीक है, पर अगर आपको फास्ट करना है और ज्यादा तो उसका तरीका ये है कि आपको डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन बन सकती है या यहाँ पे ये वेरिएबल इस तरह से निकाला जा सकता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। उसके लिए कोई देखो जादू नहीं होता किसी के पास भी, है ना? अगर मेरे पास जादू होता तुम सबको पहले ही दे देता मैं राइट? आपको पहले बता देता कि बेटा ये देखो ये जादू करो और आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सर किस क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ नहीं आता, ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये बहुत ही बेसिक डाउट है, ठीक है? तो उसका तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना सीखना है। ये 9th-10th क्लास में या ये और बचपन में आपको लिख करना सिखाया था कि गिवन लिखना चालू करो। गिवन का मतलब क्या होता है कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, जब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ ये पता चल जाएंगे ना, इट इज ऑल द गेम ऑफ वेरिएबल्स। गेम ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है
सर मैं कह रही थी कि इवन प्रैक्टिस भी करूँ ना तब क्वेश्चन देखकर सॉल्व नहीं हो नहीं पा रहा। हमें वही बता रहा हूँ कि गेम ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है कि वेरिएबल अगर तुमको पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल यानी दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है, राइट। जैसे कि तुमको दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस और तुमको दे दिया रजिस्टिविटी, अब तुमसे करंट पूछ रहा है, तो तुमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टिविटी से तो मैं करंट निकाल नहीं पाऊंगा, पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आपको अगर ये पता चल गया कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, और उसके बाद थर्ड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता है, अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे सही फॉर्मूला लगा पाओगे, राइट। तो फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब रिवाइज हो भी जाएंगे वो, राइट। तो दूसरा आपको क्या करना है कि फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद आप जब लिखोगे आपकी नोटबुक में या आपके आंसर पेपर में, जब लिखा होगा कि ये चीज तो गिवन थी और ये चीज निकालनी थी, दोनों को देख के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरे पास 2-3 फॉर्मूले ही है जो मैं लगा सकता हूँ इसमें या लगा सकती हूँ, है ना। उसको लिख लो साइड में। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि ये लग ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात आपको? यस तो ये भी चीज प्रैक्टिस से आती है, लेकिन तरीका ये होता है उसका, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग है जो हमारा ब्रेन सीखता है, तो आपको सिखानी पड़ेगी उसको। कुछ तो समझ ही नहीं आते। देखो अलजिया, बात ऐसी, कुछ क्वेश्चंस तो जो है हम, हो सकता है कि हमने पहली बार हम उसको कर रहे हैं, तुम लोगों को उन क्वेश्चन से ज्यादा ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है जो कि तुम पहली बार कर रहे हो और नहीं आ रहे हैं, तुम्हें टेंशन उसकी ज्यादा लेनी है जो कि तुम बार बार कर रहे हो और नहीं आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और वो आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, पहली बार या दूसरी बार आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उस तरह के क्वेश्चन आपने ज्यादा नहीं किए हैं, तो आपको फिर उस चीज पे स्ट्रेस आउट नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये कैसे नहीं हुआ मुझसे, ये तो बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, ये मेरे से नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो गई, ऐसे नहीं सोचना। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बार बार करते आ रहे हो, और अगर उस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, मैं टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में भी हो सकते हैं, एनएलएम में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हो सकते हैं, एसी में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक तरह के क्वेश्चन तुम देख के समझ जाओगे कि मैंने पहले किया हुआ है, वो होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो फिर उस पर फोकस करो, उसका अपना अटेंशन उस क्वेश्चन को दे दो, और उसको फिर सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो या टीचर से पूछो, पर उसको सॉल्व जरूर करो। सर वो ना टेस्ट में कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं सब बहुत टाइम लग जाता है, और आगे देखो टाइम मैनेजमेंट, तो यार टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये सेशन तुम्हारा मतलब, ये डिस्कशन हम करते रहेंगे साथ में, है ना, पर सब चीजें मैं अभी नहीं बता सकता आपको ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका भी मैंने आपको जो बताया है अभी तक उसी में छुपा हुआ है। आप कैसे करते थे क्वेश्चन, बेटा ये कोई मेरा कोई स्टैंडर्ड तरीका थोड़ी होता है कि ये मैं तरीका अपनाता था। तुमको जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना और जैसे सिखाता रहता हूँ, साथ में बताता रहता हूँ, वही तरीके मैंने भी अपनाए, धीरे धीरे सीखे हैं, है ना। तो अपनी एक्सपीरियंस से देखो, अपने एक्सपीरियंस से आप बताते हो सामने वाले को, अब आप उसको चाहे क्लास के थ्रू बताओ, बुक के थ्रू बताओ, है ना, लेकिन वो एक्सपीरियंस से आता है। तो तुम भी एक्सपीरियंस तुम्हें गेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, उसका मैंने एक गोली बनाई छोटी सी और तुम सबको घर भिजवा दी, तुमने पानी के साथ मस्त या दूध के साथ खा ली वो गोली और तुमको आ गया एक्सपीरियंस, ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। यस सर। तो वो एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप जब अप्लाई करोगे ना अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में, तो धीरे धीरे आता जाएगा, है ना। हमको पॉजिटिव रहना है, पर हमारे दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि हमसे नहीं निकलेगा, ग्राइंड एंड ड्रिंक हाँ, ये जूस नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि धीरे धीरे इंप्रूव करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मुझे निकालना है किसी भी हालत में, है ना। मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने में, और आगे भी मुझे बहुत मेहनत करके जाना है, और मैं निकाल के रहूंगा, कुछ भी हो जाए निकाल के रहूंगा मैं एग्जाम को, है ना, निकाल के रहूंगी मैं। अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी अच्छे से दूंगा, और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी आप तैयारी करो उसको भी निकाल के रहूंगी मैं, ठीक है। ये आपको अपने आप को बताना है रोज, ठीक है। चाहे तो लिख लो, कमरे में लिख लो इसको कहीं पे, ठीक है। बहुत फर्क पड़ता है, ये बच्चों वाली हरकत लगती है पर ये है नहीं। मैंने लिखा, तुमने देखा होगा कई लोग AIR1 लिख के रखते हैं अपने रूम में, यस सर। यस सर। तो वो एक तो वो बच्चे लिखते हैं जो कि मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि ये कोई जादू कर देगा ये, है ना ये कोई मतलब जादुई शक्ति है जो कि मेरे को देख रही है
और इसको पता चल रहा है कि ये AIR बनाना चाहता है, तो ये AIR 1 दिला देगी मुझे, है ना। एक तो उस तरह के बच्चे होते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक वो होते हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है रोज, उनको रोज ये खुद को याद दिलाना होता है कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ पे छोटे कम थोड़े बहुत मार्क्स लाने के लिए नहीं आया हूँ। इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे सिलेक्शन मिले, है ना, ताकि मैं वो चीज हासिल कर पाऊं जो कि कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए होता है वो। तो तुमको खुद को याद दिलाना है रोज वो, ना, यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, राइट। और जब आपको ये चीज याद हो जाएगी, जब आपको ये मोटिवेशन मिल जाएगा, तो फिर आपको केवल सो नहीं जाना है मोटिवेशन लेके, है ना, फिर प्रैक्टिस करनी है। देन यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिस। जो हमने बातें करी उन सबको अप्लाई करना है, इसमें बहुत टाइम जाता है, ट्रस्ट मी, इसमें बहुत मेहनत जाती है। जब मैं तैयारी करता था, तो कि मेरे को फर्स्ट ईयर जो मैंने तैयारी करी, तो उसमें मेरे को पता नहीं था कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट है और एग्जाम कितना मेहनत मांगता है, तो मैंने उतनी करी नहीं। फिर मैंने अगला साल जब फिर से तैयारी करी, है ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ। तो मेरे को पता नहीं चलता था 12-12, 13-13 घंटे कहाँ चले जाते थे पढ़ाई में। कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुलाया है, पर मैं आता नहीं था 3 घंटे तक खाने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, मुझे याद ही नहीं रहता था, क्योंकि मेरे को पता था ना कि ये काम मुझे पहले करना है। अब इस काम में कितना भी टाइम लगे मैं इसको करके जाऊंगा। ये डेडिकेशन अगर आपने दिखाया, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। अगर नहीं दिखाया तो पक्की बात है कि नहीं होगा। आप समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने में, लेकिन कंफर्मेशन है नहीं होने में, ना। तो खुद को मोटिवेटेड रखो, हम लोग हैं आप लोगों के साथ में, ना, वी आर हेयर टू हेल्प यू, बट जो प्राइमरी हेल्प है वो तुम्हारी खुद से ही आएगी, ठीक है। चलो और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, वरना हम चालू करते हैं आज की प्रैक्टिस। हमारी काफी बातें हो गई आज। यस यस। शैल वी स्टार्ट, चालू करें। Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना है क्या और? हाँ महेश, नो कोई और सर, कुछ स्टार्ट पूछ रहा करो। था? नहीं, स्टार्ट करते हैं ना, काफी बातें हो गई, वरना बातें ही करते रह जाएंगे, पढ़ाई कब करेंगे, है ना। देखो ये चीजें भी जरूरी है, ये सेशंस भी जरूरी है कि जिसमें आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा समझ में आए आपको कि कैसे पढ़ना है। हाँ भाई, स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। Cool. तो आज हम पढ़ने वाले हैं MT1, यानी कि जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था उसका रिवीजन, ठीक है। अब पहले हुआ है नहीं हुआ है उसको छोड़ो, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो। एक समझदार इंसान जो होता है वो हमेशा क्या करता है, जो काम की चीज होती है उससे उसके काम की उस पर फोकस करता है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है ना। जो इग्नोर ज्यादा कर पाता है ना, वही सक्सेसफुल हो पाता है। तो काम की चीज ये है कि हमें MT दिया है और हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है फिर से, यानी कि अब क्लास के साथ में हम क्वेश्चंस को फिर से करेंगे और सीखेंगे कि भाई जो गलतियां हुई है वो मतलब क्या हुई है और क्या नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आज की क्लास में और इवन शायद कल की क्लास में भी हम यही करने वाले हैं। कल है क्या तुम्हारी क्लास फिजिक्स की? यस सर। yes, sir. तो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है आप मेजर टेस्ट में कर चुके हो, तो जिसका आंसर आ गया या जिसको आता है क्वेश्चन, वो ऐसा नहीं कि स्पैम कर दे आंसर्स को, है ना, बार बार अनम्यूट करके बताए। मुझे पता है तुम कर चुके हो, तो तुमको क्या करना है, फिर से पेन उठाना है और फिर से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि अगर पहले से कर लिया तो छोड़ के बैठ गए हो, फिर से सॉल्व करो, चैट में आंसर करो। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है स्लोली ऑन स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। पैसेंजर है उसके अंदर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चालू हो गया चलना, उसकी भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अब तुमको एक बाहर ऑब्जर्वर है, ट्रेन के बाहर एक कोई खड़ा हुआ है, वो देख रहा है ट्रेन को, है ना। तो वो उसके रिस्पेक्ट में तुमको पूछा जा रहा है, सॉरी, उसके रिस्पेक्ट में आपको पैसेंजर की स्पीड पूछी जा रही है। सबको 30 सेकंड्स मिलेंगे इसके लिए, जल्दी से करो, चैट में आंसर करना है।
आया क्या किसी का आंसर? अरे किसी का भी नहीं आया क्या? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तुम लोगों ने दिया हो ये टेस्ट तो। अपूर्वा का आया है, चलो बढ़िया। और किसी का? अरे दिया हुआ है ना बच्चों ये टेस्ट तो। यस सर। ओके कूल, तो डिस्कस करते हैं इसको। इजी है ये क्वेश्चन तो नहीं? काफी इजी क्वेश्चन है। तुमको दे रखी है, तुमको पूछ क्या रहा है? पैसेंजर की स्पीड पूछ, तुमको पूछ रहा है ये वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू क्या? किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर। रिस्पेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें, फॉर्मूला जो होता है इसका रिलेटिव वेलोसिटी का, यही होता है ना कि पैसेंजर की वेलोसिटी लो माइनस कर दो आप ऑब्जर्वर की। अरे यही होता है ना, एब्सोल्यूट माइनस कर दो दोनों का। यस यस इसको लाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, राइट, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, सर। ऑब्जर्वर। ठीक है, अब समझो, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व करके बताओ मुझे। पैसेंजर की अरे वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी दे रखी है बताओ? देखो देखो 2 मीटर मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लिखोगे +2 तो वो गलत हो जाएगा। बताओ Yes. क्यों? क्योंकि ट्रेन अगर इधर जा रही है तो आपका जो पैसेंजर है वो किधर जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसकी वजह से इसकी -2 लोगे अगर आप इसकी +2 लेते हो तो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 2 मीटर पर सेकेंड विच इज 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। सर जब हमने किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, तो सर जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो, यस सर। हाँ तो उनके अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट होगी नहीं, तो ऐड ही होगी। ओके सर। ठीक है, सॉल्व करो उसको। ये भी इजी क्वेश्चन है, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, एनएलएम का है भी नहीं। क्लास नहीं छोड़ के जाना है। मोनिका अभी बोला और अभी क्लास छोड़ के गई है मोनिका, बताओ। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। कितना आंसर आ रहा है? 15 न्यूटन। यस सर। यस सर 15 न्यूटन आ रहा है। यस सर ये यार ये तो बहुत है ना, ये वाला तो इजी है नहीं? सर एक बार यस फिर भी करवा सर यस सर हाँ हाँ करवाऊंगा, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो, वो वाली टेंशन तुम मत लो। क्वेश्चन सारे करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को जो इजी क्वेश्चन है ना उनको जल्दी करना है। समझो, अगर जो इजी क्वेश्चन है उसमें अगर हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर जो अच्छे क्वेश्चन है उनमें जिनमें टाइम लगेगा ज्यादा, उनका टाइम हम दे रहे हैं ना उसको, इजी वाले को, तो दिक्कत है। यहाँ ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात है, तुम पूछ रहे थे ना कि टाइम मैनेज कैसे करें सर। ऐसा हो जाता है कि कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन में, है ना, तो वो ये है तरीका। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीखना है
कि हम टाइम कहाँ बचा सकते हैं हमारा, ठीक है। तो जैसे कितना इजी क्वेश्चन है, देखो दो वेक्टर दिए हुए, तुमको उसका क्या पूछ रहा है, a माइनस बी का रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो ये तो हमें पता है, ये फॉर्मूला इसका होता क्या है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, दो वेक्टर के समेशन या सब्ट्रैक्शन का, अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस लिखा है तो माइनस 2ab cos थीटा आएगा। अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, माइनस 2ab। अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 न्यूटन, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 15 इंटू 15, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, cos 60, 1/2। cos 60 आएगा ना यहाँ पे, जो थीटा है ए Yes, और बी के sir. बीच में यस सर। डिग्री, है ना, ये आ जाएगा 1/2, राइट। तो ये भी 15 का स्क्वायर हो गया, तो एक 15 के स्क्वायर से एक 15 का स्क्वायर कट हो गया, तो ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर आ गया, तो ये 15 ही तो होता है, यस सर। 15 न्यूटन आंसर। कोई डाउट है किसी को, इसमें कुछ पूछना है, नो। नो पक्की बात? सर। नहीं पूछना, नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 40 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है ही नहीं, ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, एप्टीट्यूड होता है ना एक सब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन है। आंसर चैट में लिखेंगे, ठीक है, जैसे आते हैं। कितना आ रहा है, 40 मीटर्स आ रहा है, यस सर। 40 मीटर, सभी का ये आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। करें सॉल्व करें। यस। यस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ये ब्रिज है, 100 मीटर्स लेंथ का एक ब्रिज है, ठीक है। तो लेट्स से कि ब्रिज की लेंथ है कुछ 100 मीटर्स, ठीक है, और एक ट्रेन है तुम्हारी, छुक छुक गाड़ी, ठीक है, ये आ रही है भाई अपनी रफ्तार से, है ना। अब इसकी भी कुछ लेंथ होगी, तो लेट्स से इसकी लेंथ हमने ले ली x, राइट। तो इसकी भी कुछ लेंथ है, अब ये चल रही है आगे, एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ से क्रॉस कर जाएगी ये, है ना। तो इसको क्रॉस करने में ये पूछ रहा है कि भाई इसकी लेंथ कितनी आएगी, कि अगर इसको टाइम लगता है 14 सेकंड का, तो अगर तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये। सबसे पहले तुम इसकी स्पीड लिख, 36 किलोमीटर पर आवर, जो कन्वर्ट करेंगे ना मीटर पर सेकंड में, 36 इंटू 5/18 यस सर। 10 हो मीटर जाएगी पर 10 मीटर पर सेकंड, तो बहुत इजी है। अब आगे बोल रहा है टाइम, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम लग रहा है इसको 14 सेकंड का, राइट। तो टोटल डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यस सर। 10 इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई,
100 मीटर। में से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस 100 होगा ना, यस सर। है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 40। तो x प्लस 100 हमने क्यों लिया है भाई? क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है उसको भी तो पूरा मानोगे तुम, अदरवाइज तुम क्या करोगे, अगर 100 मीटर लिखते हो तो अगर आगे वाला पार्ट तुम देख रहे हो ट्रेन का, तो ये आगे वाला पार्ट है जो 100 मीटर क्रॉस कर रहा है, तो केवल समझ रहे हो आप? अगर आप ट्रेन पूरी यस सर। ठीक है, और अगर तुमने एक लेंथ कवर करी और तुम केवल उस लेंथ को डिस्टेंस लेते हो, तो ये जो आगे वाला पार्ट है इसने कवर किया है 100, तो है ना, ये वाली लेंथ का जो पार्ट है इसका क्या, राइट। तो तुम्हें ये वाली लेंथ भी लेनी पड़ेगी, तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये होगा। बात समझ में आई सबको? यस सर। नेक्स्ट कितना आ यस जाएगा? सर। 140 माइनस 100 विच इज 40 मीटर। इजी है? यस सर। हो गया था सबसे एग्जाम में? नो 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 सर, नो सर क्यों भाई? होना यस सर हुआ। ये वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए था। ये ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर कौन से क्वेश्चन से मार्क्स मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन गलत ना करो। अगला क्वेश्चन करो सब लोग जल्दी। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ठीक है। ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोला हुआ है कि इसका मैक्सिमम हाइट पे जब वो प्रोजेक्ट करता है तो वो आधी हो जाती है किसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो एंगल तुमसे पूछ रहा है फेंकने वाला एंगल वर्टिकल से, जनरली आप हॉरिजॉन्टल से लेते हो, तो ये गलती आप कर सकते हो। बहुत ही वैसे तो सिली मिस्टेक होगी अगर आप करते हो तो, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि एंगल आपको वर्टिकल से लेना है, यानी वाई एक्सिस से लेना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। अच्छा, ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और सिंस यहाँ पे बैठे हुए हैं 31 लोग, 30 स्टूडेंट्स, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि जो नहीं कर रहा है वो क्लास में जो भी आप बैठे हो, जो भी बैठा है या बैठी है, फालतू में बैठे हो आप अपना टाइम वेस्ट करो, और कुछ और नहीं करोगे तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आप बैठे हो तो। 45 डिग्री आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस। 30 सेकेंड्स और देते हैं यार, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती आपसे ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है कि आप वर्टिकल एंगल नहीं लो, हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लो। ऑल्दो 45 डिग्री आंसर है, तो अगर तुम टेक्निकली सोचो तो 45 डिग्री अगर एक वर्टिकल से बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल से भी कितना बन रहा होगा? 45। 45। 45 भी बन रहा होगा, है ना। हाँ भाई, डिस्कस करें, यस सर। यस यस सर। सर। है ना। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, पहले तो प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है इसकी कुछ v वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, u वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो एंगल बनाएगा ये प्रोजेक्टाइल किससे, वर्टिकल से, ये वाला एंगल जो बनाएगा थीटा, ये आपको बताना है कितना होगा। कब? जब ये मैक्सिमम हाइट पे रीच करता है, सपोज करो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे रीच किया है ये, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? 0। 0। वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, और इसकी यस जो सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो होगी u sin थीटा। अब पूछो कैसे? क्योंकि थीटा। कैसे? अगर तुम्हारा ये u है और ये एंगल बना रहा है वर्टिकल से थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा u का, ये होना चाहिए ना u cos थीटा, तो यस सर। ये यस वाला होना सर। चाहिए u sin थीटा। अरे बात समझ में आ रही है सबको? यस। यस सर। तो जब मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, सोचो कोई प्रोजेक्टाइल है, वो जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अब होता क्या है प्रोजेक्टाइल वर्क कैसे करता है कि जब प्रोजेक्टाइल छोड़ते हो आप, है ना, प्रोजेक्टाइल आप 2D प्लेन में छोड़ते हो ऊपर, तो एक तो वेलोसिटी उसकी उसको ऊपर लेके जा रही होती है, वर्टिकल वेलोसिटी, है ना, वो तो उसको हाइट दे रही है कि कितना ऊपर तक जा सकता है वो, और एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो उसको आगे लेके जा रही है, यानी उसको रेंज कवर करा रही है, डिस्टेंस कवर करा रही है। अब सोचो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं हो किसी प्रोजेक्टाइल के पास तो वो क्या करेगा, केवल ऊपर जाता जाएगा, है ना, वाई एक्सिस पे जाता जाएगा। अगर किसी के पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं हो, केवल हॉरिजॉन्टल हो, तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, एक्स एक्सिस पे रह जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? केवल एक ही एक्सिस पे जाता यस जाएगा। सर। लेकिन सिंस तुम्हारे पास दोनों है, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो वो क्या करेगा, ऊपर भी जाता जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा बच्चों, जिस पॉइंट पे वो अपना मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा,
फिर ग्रेविटी क्या करेगी, उसको डीएक्सेलरेट करना चालू करेगी अपनी तरफ, यस सर। इस तरह से नीचे ला रही होगी, है ना। तो जब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी तो क्या उसके पास और ऊपर जाने का स्कोप है क्या? नो सर। नो सर। सर Scope ही नहीं है तो उस डाउन में आएगी नहीं, हाँ बच्चा, तब नीचे को। हाँ तो उसके ऊपर जब ऊपर जाने का स्कोप ही नहीं है तो क्या ऊपर वाली वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो जीरो जानी चाहिए, है ना, ऊपर तो जाएगी, यस सर। लेकिन वो आगे जा सकता है, रेंज अभी भी कवर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास अभी भी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें यहाँ पे हमने देखा कि कितनी आ रही है, यू साइन थीटा। वर्टिकल तो आ रही है यू कॉस थीटा, जो कि जीरो हो जा रही है एट मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट जीरो हो जा रही है ये तो, है ना? तो ये बची है आपकी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिख देंगे हमारा, अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, के बी इक्वल्स टू हाफ के ए, यानी कि जब आपका क्या बोल रहा है ये, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, तो हाफ के ए इक्वल्स टू के बी आपका एक एक्सप्रेशन इसने दे रखा है, ठीक है। कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ तमन, सर ये नहीं समझ आया, एंगल यू साइन थीटा कैसे आया? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा क्या? चलो बताते हैं, कोई ना। देखो हॉरिजॉन्टल से जब तुम किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हो, है ना, और उसका अगर लेट्स से कि तुम्हारा पी है ना, पी तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, और अगर वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसका कुछ कंपोनेंट इधर भी आता है, कुछ असर आता है। कंपोनेंट का मतलब होता है असर, समझो। यस सर। जैसे कि तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम दीवार पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तो एक तो तुम सीधा फोर्स लगाओ, एक होता है तुम तेरा एंगल पे फोर्स लगाओ। जब तुम एंगल पे फोर्स लगा रहे होते हो, क्या क्या उसी एंगल पे फोर्स लगता है? क्या तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता क्या? अगर उसी एंगल पे फोर्स लगता तो फिर वो आगे कैसे बढ़ता? आप समझ रहे हो? आप जब भी यस सर। आप जब भी फोर्स लगाते हो, है ना, या जब भी आप किसी डायरेक्शनल चीज की बात कर रहे होते हो, तो केवल उसी डायरेक्शन में थोड़ी ना जाता है वो, उसके कंपोनेंट्स भी बनते हैं अगर वो किसी एंगल पे है तो। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो केवल उस डायरेक्शन में नहीं है, उसका इफेक्ट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि उसके कंपोनेंट्स में भी है, यानी कि उसके जो एंगल के प्रोपोर्शंस बन रहे हैं उसमें भी उसका इफेक्ट दिखेगा, असर दिखेगा। तो जब आपकी कोई वेलोसिटी है और जब थीटा एंगल बना रही है, चाहे वर्टिकल से बनाए चाहे हॉरिजॉन्टल से बनाए, तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका हॉरिजॉन्टल में भी आ रहा होगा और उसका वर्टिकल में भी असर आ रहा होगा। तो आप जो कंपोनेंट्स लेते हो वो कैसे लेते हो, कि जैसे अगर आपका एंगल बन रहा है थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो ये हो जाता है पी कॉस थीटा, और ये हो जाता है पी साइन थीटा। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो ये नहीं पता क्या आपको कैसे आता है ये सर ये पाइथागोरस, पता है सर, वो पाइथागोरस, आपने ऊपर की तरफ क्यों एंगल बनाया उसके साथ यू क्योंकि के क्वेश्चन साथ? बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या आपने? देखो, द एंगल ऑफ थ्रो विद द वर्टिकल, वर्टिकल से पूछ रहा है बच्चा, ये एंगल इसलिए बनाया ये ऊपर वाला। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब तो तुमको क्या लिखना है, बस वो लिख दो। देखो के ए पॉइंट पे स्पीड कितनी है भाई, यू है, तो ये कितना हो यस जाएगा, सर। हाफ यस ऑफ सर। हाफ हाँ। एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ यस ऑफ सर। हाफ एम यू स्क्वायर। यस और सर। बी पॉइंट पे कितनी है वेलोसिटी, यू साइन थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि समझ में नहीं आ रहा है? हाफ से नो। हाफ कट गया, एम से एम कट गया, तो ये कितना हो गया भाई, यू से यू स्क्वायर भी कट गया, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/√2। 1/√2। अब 1/√2 में 45 डिग्री बनेगा, है ना, यस माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/√2 भी आएगा, पर उसका यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब बताओ किसी को डाउट है? नो सर। नो पक्की बात? सर। समझ में आया सबको? यस यस सर। अगला क्वेश्चन कर दो, तो करो एक करो। बार से बताओ ना वो वाला क्वेश्चन, क्या बताऊं? वही वाला क्वेश्चन। क्या समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ, पूरा क्वेश्चन फिर से बताना है क्या? सही जो आपने कट किए ना वहां से। यहाँ से कट किया वो समझ में नहीं आया बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर तो हो जाएगा ए पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है
इस पॉइंट पे जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहोगे तो कितनी लिखोगे? किसी पॉइंट पे कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर होती है ना। यस सर। तो u वेलोसिटी तो हाफ mv स्क्वायर हो गई, राइट? है ना। एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट पे होगी काइनेटिक एनर्जी, इट इज द हाफ ऑफ द काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ए पॉइंट पे इनिशियली जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसका आधा कर दोगे, ये आधा, तो बराबर हो जाएगा किसके? मैक्सिमम हाइट वाली के। ये बी पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम हाइट वाला। अब आई समझ में बात? यस सर। तो बी पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए? हाफ mv स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला है ना। लेकिन यहाँ पे v क्या है? अब v की जगह में u sin थीटा रखना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया ना बी पॉइंट पे केवल u sin थीटा है स्पीड, वर्टिकल स्पीड तो 0 हो जा रही है। अब आई समझ में बात या नहीं आई? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व किया है हमने, इक्वेट किया है। अब तो तुम निकाल दो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 आता है, तो थीटा कितना होता है? 45 डिग्री होता है। 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, राइट? Yes. ठीक है, बाकी खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखना, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करिए सब लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम्म, 3 पुली है ना। डिस्कस सर, अरे डिस्कस करेंगे बच्चा, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। देखो पी पुल है, पुल यानी एक तरह का फोर्स, ठीक है। तो तुम्हें पी पुल से खींचा है तुमने एक स्ट्रिंग को। पुली होती है पुली, Yes. पुली पता है क्या होती है? Yes, sir. सर तो पुली के दोनों तरफ एक स्ट्रिंग जारी होती है, किधर जा रही होती है, किधर जा रही होती है? तुमने देखा होगा कुएं में, वेल में यस सर बाल्टी डालते हैं पानी निकालने के लिए। यस थोड़ा सर। यस सर पुराना हो गया क्या? एग्जाम्पल पुराना हो गया क्या ज्यादा? No, sir. सर कुआं नहीं देखा नो हम सर हम लोग 2024 वाले बच्चे हैं, हमें नहीं पता कुआं हुआ क्या होता है। ऐसा तो नहीं है? No, sir. चलो, No, sir. मुझे पता है तुम्हें पता है। तो कुएं में पुली लगी होती है, तो उससे क्या होता है कि एक रस्सी होती है जो कि बाल्टी को लटका रही होती है, और एक रस्सी को तुम खींच रहे होते हो। तो तुम जब रस्सी को खींचते हो तो तुम पुली तो लगा रहे होते हो, एक होता है पुल खींचना, एक होता है पुश धक्का देना, है ना। तो जो पुल है वो एक तरह का फोर्स ही तो है। जब तुम खींच रहे होते हो रस्सी को, तो रस्सी में एक टेंशन आती है, टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही है ना। तो जो टेंशन होती है वो क्या करती है? वो आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का काम करती है, यानी कि जो जो भी उस रस्सी के, जैसे बाल्टी बंधी हुई है रस्सी से, तो बाल्टी को ऊपर करेगी या नीचे करेगी, राइट। रियल में नहीं देखा है, वीडियो में देखा है, कोई बात नहीं, कहीं भी देखा है चलेगा। तो क्लास क्यों लीव कर रहे हैं बच्चे? देखो मैं दोबारा तुमको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। अगर आप क्लास खत्म होने से पहले लीव करते हो, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा अगली बार क्लास में। या तो आप बता के जाओ अपनी, अगर कोई प्रॉब्लम है कि सर कुछ करना है ना, डॉग को घुमाने लेके जाना है, बिल्ली को खाना खिलाना है ना, कोई जो भी काम है तुम्हें, मुझे बता के जाओ। अगर मुझे लगता है सही है तो मैं जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे क्लास बीच में मत छोड़ के जाओ, वरना क्या है कि फिर आप लोग मिस कर दोगे चीजें, फिर आप बाद में पूछोगे। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो हम बात कर रहे थे टेंशन के बारे में। तो जब बात
एक तो होती है टेंशन जो यहाँ आती है, एक होती है जो रस्सी में आती है। तो जो रस्सी में आती है वो होती है फोर्स वाली टेंशन। तो जो टेंशन आती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है स्ट्रिंग्स में, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे अगर आप इसको पी से खींच रहे हो इधर, तो इधर की साइड भी पी आना चाहिए क्या फोर्स? Yes, एक sir. पी से खींच Yes, रहे हो sir. तो इधर भी पी Yes, आएगा। sir. तो ये है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत इजी हो गया अभी क्वेश्चन। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है तभी लेफ्ट हो जा रहा है। हाँ तो कोई इशू नहीं है बच्चा, आप एक बार बता दो कि सर इंटरनेट इशू था इसलिए मैंने क्लास लीव कर दी, है ना, या हो गई, है ना, या आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक होता है ना बीच में क्लास छोड़ के चले जा रहे हो अपनी मर्जी से, बता भी नहीं रहे हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। फिर हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं सोचो। तो देखो, पुली जो है, छोटी वाली पुली, इस पे तुम पी पुल लगा रहे हो। इसका दूसरा पार्ट जो है वो एक ब्लॉक से बंधा हुआ है। अब ये ब्लॉक का कुछ वेट है 14 न्यूटन। तो ये ब्लॉक का वेट जो है 14 न्यूटन, ये नीचे की तरफ ही लग रहा होगा क्या? जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो नीचे की Yes, तरफ sir. होती है। तुम्हारा Yes, वजन जो है वो sir. तुम्हें नीचे की तरफ ही तो कर रहा है एक तरह से, पुश पुश या पुल जो भी बोलो तुम, है ना। तुम्हारा जो फोर्स एप्लीकेशन है वो किस डायरेक्शन में है? तुम्हारे वेट का नीचे की तरफ है नीचे ना, की ऊपर तरफ। तो है नहीं। ऐसा तो नहीं तुम्हारा वेट तुम्हें ऊपर उड़ा देता है ना। ऐसे तो जितना No, ज्यादा sir. ज्यादा वेट होता है वो उतना ज्यादा ऊपर उठता जाता है ना। जिस भी चीज का ज्यादा वेट होता है वो ऊपर उठता जाता है, नीचे ही लग रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। ग्राउंड की तरफ लग रहा है तो 14 न्यूटन जो है आपका, अगर वो नीचे की तरफ लग रहा है तो 14 न्यूटन के ब्लॉक को उठा के रखने के लिए ऊपर की तरफ भी 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। Yes, सही बात है Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो भाई कैसे निकालेंगे? अभी हमने बात करी जस्ट कि अगर पी से इधर खींचा जा रहा है तो इधर भी इसको ये भी इसको किधर किधर खींच रहा होगा, एक्शन रिएक्शन से पी से ही खींच रहा होगा, है ना। अच्छा, अगर ये दोनों पी से नीचे खींच रहे हैं तो ऊपर सिंस फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, 2p से खींच रहा होगा कि इस पुली को ऊपर कोई, जो भी Yes. ये वाली। Yes, sir. तो इससे एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखो इससे एक और स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, इसको भी ऊपर खींचा जा रहा है एक और पुली से। काफी लंबी स्ट्रिंग हो गई है, तो सही में कुआं लग रहा है। और इसको ऊपर बांध दिया है तुमने, दीवार से बांध दिया है ऐसा सब। ठीक है, तो अब अगर 2p से ऊपर जा रहा है ना, यानी कि इसको 2p से ऊपर खींचा जा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन लगता है, यानी कि किसी चीज को आप 2p से ऊपर खींचोगे तो उसको नीचे भी 2p से ही लगाएगा फोर्स। Yes. Yes, sir. Yes, sir. भी 2p आ रहा है नीचे, है ना। तो टोटल ऊपर कितना आ गया? 4p आ गया क्या? Yes, 2p sir. इधर और 2p इधर, दोनों तरफ से 2p से खींच रहे हो, दोनों तरफ से 2p का टेंशन आ रहा है, तो ऊपर 4p आ गया टोटल। अच्छा, इस पे 4p आ रहा है तो इस पे भी 4p आएगा, राइट। तो टोटल ऊपर कितने से जा रहा होगा? 8p से जा रहा होगा। P. यानी कि ये जो आपकी दीवार है ये टोटल 8p टाइम्स का पुल या फोर्स लगाएगी, तब ये सिस्टम को वो ऊपर की तरफ क्या, सॉरी, अपनी जगह पे क्या रख पाएगी? बैलेंस रख पाएगी, स्टेशनरी रख पाएगी, है ना। मूव नहीं होगा ये। बात समझ में आ रही है? जब आपने पी पुल दिया एक स्ट्रिंग को, तो इस पूरे सिस्टम में जो टोटल जनरेट हुआ पुल या फोर्स या टेंशन, वो कितना हुआ? 8p का हुआ ऊपर। लेकिन हमारा 8p नहीं है आंसर। हमें ये समझना है कि जो ब्लॉक है उसको कितने पुल ने क्या कर रखा है? उठा के रखा हुआ है ना। उसको हमें इक्वेट करना है, इक्विलिब्रियम में आंसर निकालना है हमें। इक्विलिब्रियम में पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पुल लगाना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो। एक तो इसको पी पुल मिल रहा है इधर से, है ना। एक इसको कितना मिल रहा है? 2p मिल रहा है क्या ऊपर? Yes, sir. और Yes, एक sir. 4p मिल रहा है ना। और इसका टोटल नीचे कितना लग रहा है? 14 लग रहा है। ये हो जाएगा Yes. 4p प्लस 2p प्लस p इक्वल्स टू 14 न्यूटन। कितना आ गया ये? 7p इक्वल्स टू 14 न्यूटन। तो कितना आ गया आंसर? p इक्वल्स टू 2 Newton. 2 Newton. ठीक है। अब बताओ, डाउट है किसी को? तो पुली के क्वेश्चन ऐसे No, सॉल्व करना है, sir. आपको टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले तो। अच्छा, पुली के और तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं पहले से बता देता हूँ। एक तो तुमको फोर्स इक्वेट करना पड़ सकता है, जैसे अभी किया तुमने, है ना। फोर्सेस को इक्वेट कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है, टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करके। एक तुम्हारा हो सकता है कि पुली मूव कर रही हो, है ना। पुली मूव तो जैसे जनरली कम ही करेगी, पुली मूव तो बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, तो उतना डिफिकल्ट आएगा नहीं। पर जैसे कि आता भी है तो भी कर पाओगे उसको। पर एक मान लो स्ट्रिंग मूव कर रही है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो पुली से बंधा हुआ है, तो उस केस में उस सिस्टम में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो फिर उसमें क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी जो कि जनरली लगती है F इक्वल्स टू ma की। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो तुम क्या Yes, sir. करोगे, Yes, सारे फोर्सेस को पहले उसका समेशन निकालोगे सारे फोर्सेस का, फिर उसका मास, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है जो भी एक्सेलरेट कर रहा है, या सिस्टम सिस्टम का मास, तो उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ पूर्व। तो ये P अपवर्ड कैसे किया? क्या बच्चा? तो ये P अपवर्ड कैसे लिया? 4 बेटा to ये FBD जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट पे होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस पे फोर्स जो जो लग रहे हैं वो हमने मेंशन किए हैं। तो सपोज करो कि ये आपकी स्ट्रिंग है, इसको आप नीचे पी फोर्स से खींच रहे हो। अरे यार ये जो पुली है इस पे दो स्ट्रिंग लगी हुई है, एक इधर एक इधर, तो इसको आप पी से नीचे खींच रहे हो, राइट। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई इसको ऊपर खींच रहा होगा ना पी से। नहीं समझ में आई? अगर दीवार को अगर आप धक्का देते हो F फोर्स से, तो दीवार भी तो आपको F फोर्स से धक्का देती है आपको। yes, अब बुरा बात समझ में आ रही है? एक्शन रिएक्शन पढ़ा था ना 9th क्लास में। yes, sir. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग पे पी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन अगर ब्लॉक पे बात करें, ऑब्जेक्ट पे, तो उस पे किधर लग रहा है पी, ऊपर ऊपर की तरफ। इसलिए हमने पी ऊपर लिया है। P2 P4 P ये तीनों क्या लिए, ऊपर लिए। अब बताओ कोई डाउट है और? No, sir. क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. चले Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन कर दो फिर इस बात पे। हाँ महेश, क्या पूछना है? सर जो पेपर हुआ था इसमें आपने एक क्वेश्चन किया था वो भी आया था और रिपीटेड क्वेश्चन भी आए थे 2-4। इस वाले में यस सर। हुआ फिर वो बार बार क्वेश्चन, यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हुए वो वाले फिर पेपर में? यस सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तुम लोगों के मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए अब जो भी टेस्ट तुम दोगे उसमें, है ना, ये प्राइमरी टारगेट है हमारा। 50 आ रहे हैं तो 70 लाओ एटलीस्ट, 80 आ रहे हैं तो 110 लाओ, 110 आ रहे हैं तो 130 लाओ। ठीक है, मार्क्स बढ़ने चाहिए जितने भी, मतलब जितने मार्क्स का भी पेपर आएगा उस हिसाब से देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस। करिए करिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए इसको, इजी भी है, अच्छा भी है। सी किया था ऑप्शन में, अच्छा पुराने वाले के लिए बोल रहा हूँ। डी ऑप्शन पर कैसे, मतलब समझा नहीं महेश, में डी ऑप्शन पर कैसे मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? सर नहीं, डी ऑप्शन किया था ना। इस वाले क्वेश्चन में यस सर। तो आंसर आ गया तुम्हारा यार, तुक्का मार रहे हो। डी जी टी एन।
सर पेपर में सी किया था लेकिन डी ऑप्शन था इसका, लेकिन कैसे हाँ। आया पता नहीं। और तो ऑब्वियसली बताऊंगा ना मैं, सॉल्व तो करेंगे ही सही, इसको सॉल्व तो करेंगे ही बच्चा। एफबीडी का खेल है, बता रहा हूँ ना मैं, एनएलएम पूरा एफबीडी का खेल है। फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। जब तुम डायग्राम बनाना सीख गए किसी भी चीज पे, तुमको ये चीज समझनी है कि तुम डायग्राम बना किस पे रहे हो, है ना। चलो करो, सॉल्व करो। जैसे इसमें दो वेजेस हैं, एक तो छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा वेज है ट्राइंगल वाला। तो जब आप एफबीडी बनाओगे ट्राइंगल वाले पे, तो आपको वो फोर्सेस दिखाने हैं, है ना, वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो कि बड़े ट्राइंगल पे लग रही है। ठीक है। जब छोटे वाले ब्लॉक को लोगे तो फिर छोटे वाले पे जो लग रही है उस पे अलग से बना लो, है ना, अगर कंफ्यूज होते हो तो। राइट। तो एफबीडी बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप एफबीडी सही से बना रहे हो तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना क्वेश्चन। अगर नहीं होता है तो आप डिस्कस लिख सकते हैं चैट पे, और अगर टाइम चाहिए और तो आप कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर ध्यान देंगे सब लोग। तो देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमें यहाँ पे सबसे पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई एफबीडी बनाते हैं। एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है एक ट्राइंगल वाले वेज पे। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, अल्फा है सॉरी। ठीक है, और इसको तुमने एक्सेलरेट कर दिया ए एक्सेलरेशन से। तो सबसे पहले तो इस पे तुम छोटे वाले ब्लॉक पे ले लो। जैसे ये छोटा वाला ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है भाई, इसका एफबीडी में बनाना चाहूँ तो इसके एक तो इसका मास अगर एम है, लेट्स से इसका मास एम है, ठीक, तो इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे की तरफ कितना, एम जी, है ना। और इस पे कुछ नॉर्मल Yes, रिएक्शन आ sir. रही होगी ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन एन, राइट, और नीचे लग रहा होगा एम जी। ठीक है। अच्छा, अगर ये नीचे एम जी लग रहा है और मैं इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दूं जो कि इस ब्लॉक के हॉरिजॉन्टली पैरेलल हो, और एक वर्टिकल एक्सिस बना दूं, ठीक है, तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा क्या मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो रहा है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, ये वाला एंगल ये भी अल्फा हो रहा है। कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं है डाउट? ठीक है, तो अब देखो, इसमें एक तो ऊपर की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, एक नीचे की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो हमको यही निकालना है कि क्या क्या लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमको एम जी पता चल गया, तो इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, यस सर। Sir. और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। यस इसमें कोई डाउट है? धीरे धीरे करेंगे देखो, ताकि No, डाउट नहीं। sir. यहाँ तक क्लियर है ना। Yes, अब sir. एम जी के तो कंपोनेंट्स बन गए, लेकिन अभी एक और चीज क्वेश्चन में दी हुई है, वो है एक्सेलरेशन। राइट, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा कि अगर ये ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर रहा है, अगर आपका ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर रहा है, वेज वेज की बात हो रही है, वेज जो ट्राइंगल वाला है वो आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपका जो ये ब्लॉक होगा, ये जो छोटा ब्लॉक है जिसकी हम एफबीडी बना रहे हैं, क्या ये पीछे एक्सेलरेट नहीं करेगा? ये पीछे यस एक्सेलरेट नहीं करेगा ए से? Yes, sir. और तुम्हारा ट्राइंगल एक्सेलरेट कर रहा है आगे ए से, इस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है वो तो पीछे एक्सेलरेट करेगा ना ए से। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर्स भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो भाई अगर ये पीछे ए एक्सेलरेशन से कर रहा है तो इसका फोर्स लिख सकते हैं हम, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्या वो एम ए होगा?
यस Yes, sir. यस सर। पक्की बात? अच्छा, एंगल Yes. डिफाइन करो। एंगल अल्फा Yes, कौन सा होगा? एंगल अल्फा ये वाला होगा। कैसे हुआ ये? तुम्हारा जो ब्लॉक था उसमें ये वाला एंगल अल्फा था, राइट? तो इसमें यस अगर हमने ब्लॉक ऐसे लिया है और हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करी है इसमें, तो ये पैरेलल लाइन इसके हॉरिजॉन्टल से, जो कि हम एमए लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एमए लिख रहे हैं ना इसको हम, तो ये वाली यस इस हॉरिजॉन्टल से अल्फा ही तो एंगल बनाएगा। देखो ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, पता तो है। यस Yes, sir. तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला अल्फा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर वाला? एमए कॉस ऊपर वाला जाएगा या नीचे वाला? जो वो ब्लॉक वाले नीचे वाले। एक्सिस पे है ना, वहाँ पे कॉस आएगा। ये वाला, Yes, sir. यस सर ये वाला आएगा। और नीचे एम जी कॉस अल्फा की तरफ, एम जी कॉस अल्फा की तरफ प्लस एम ए साइन अल्फा आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस समझ में सर आई बात? एक ब्लॉक जो था, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ एम ए लग रहा था, है ना, और ये एंगल बना रहा था इससे, इस वाली लाइन से ये एंगल बना रहा था अल्फा, तो ये तो हो गया एम ए कॉस अल्फा, है ना, और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा एम ए साइन अल्फा। कोई डाउट इसमें? है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर नीचे की सर तरफ, एक बार बताओ ना, क्या कौन सा वाला बताना है? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, मेरे कुछ समझ नहीं आया। कंफ्यूजन किस में हुआ है बताओ? एमए वाले में सर। देखो, ये ब्लॉक है छोटा वाला, यस सर। अगर ये वेज आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक पीछे आएगा एक्सेलरेशन से, ठीक है। यस सर। पीछे की डायरेक्शन में इस पे एम ए फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, यस। है ना, मास इसका एम था, तो एम ए लगेगा पीछे की तरफ। अच्छा, अगर इस पे एम ए इधर लग रहा है और ये ट्राइंगल जो है हॉरिजॉन्टल से ये ट्राइंगुलर ब्लॉक अल्फा एंगल बना रहा था, क्वेश्चन में दिया था ये, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को मैं अगर ऊपर ले जाऊं ऐसे, ये देखो, अगर ऐसे ऊपर ले जाऊं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है, ये एम ए ही तो है हॉरिजॉन्टल लाइन। Yes, sir. तो ये ट्राइंगल का जो ये साइड है जिससे एंगल अल्फा बन रहा है, इस लेंथ को अगर मैं पैरेलली ऊपर लेके जाऊं ऐसे, तो ये अल्फा एंगल ही तो बनाएगा इससे। अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं ना भाई। Yes, sir. क्या बात कर रहे हो यार, नहीं समझ में आ रही क्या ये बात? आ गई सर। ये देखो, यस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये अल्फा होता है, तो ये भी अल्फा होता है, यस सर Yes, sir. सर। ठीक है। तो अगर ये अल्फा एंगल है, तो जो जिस लाइन से जो चीज एंगल बना रही होती है, उस लाइन वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? कॉस अल्फा वाला, कॉस है ना, एम ए कॉस अल्फा हो गया। और उसके जो दूसरा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसके, वो क्या होता है? एम ए साइन साइन अल्फा। ये तो लिखा है मैंने यहाँ पे, राइट? अरे बात समझ में आई? यस सर Yes, sir. यस सर, आ गई। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन लिखेंगे ना। ठीक है, यहाँ तो इसको रहने देता हूँ मैं, ये तुम्हें याद रख दिलाएगा। तो भाई अब देखो, अब तो तुमको क्या करना है, ये वाला वापस से लिखना है। ये वाला क्या था तुम्हारा? एम जी साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो थे, एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, अब समझो, तुमको बैलेंस करना है इसको, पूरे गेम को तुम्हें बैलेंस करना है, पूरे ब्लॉक को तुम्हें बैलेंस करना है। तो तुम्हारा अगर ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी लिखा है ना क्वेश्चन में, ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, ये लिखा है ना क्वेश्चन में। Yes, sir. तो स्टेशनरी Yes. कब रहेगा? जब जितना इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है उतना इस पे नीचे लगे, तभी तो रहेगा स्टेशनरी, है ना। तो ऊपर कितना लग रहा है भाई? एम ए कॉस अल्फा। कॉस अल्फा और नीचे कितना लग रहा है? एम जी साइन, जी साइन एम जी कॉस सर। एम जी साइन अल्फा लग रहा है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे, यस सर। है ना। एम जी कॉस अल्फा तो नीचे लग रहा है इधर, ये वाला एम जी कॉस अल्फा, तो ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे, एम से एम कट गया, और तुम्हारा क्या पूछा था? ए पूछ रहा था, तो ए हो जाएगा भाई जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। कॉस Cos अल्फा नीचे alpha. चला जाएगा, तो ये कितना हो गया? जी tan अल्फा जी डी ऑप्शन। अब बताओ, डाउट है इसमें कोई? नो सर अब No, sir. तुमको मैं ये समझाता हूँ कि टाइम कैसे बचता है ना, टाइम बचता कहाँ है। तो जैसे कि तुमने यहाँ पे पूरा एफबीडी बनाया, एम जी कॉस अल्फा, एम जी एम ए साइन अल्फा, ये पूरा नीचे वाला भी लिखा, तो इसका कोई काम आया क्या हमारे? नो सर हमारे नो काम, सर। एक तो ऊपर वाला काम आया,
MA cos अल्फा और एक MG sin अल्फा काम है। तो ये हम FBD देख के भी बता सकते थे, अगर हमने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते ऐसे तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते थे कि MA अगर इधर लग रहा है तो cos अल्फा ये चला गया, और MG नीचे लग रहा है तो MG का MG sin अल्फा वाला इधर आ गया, तो MA cos अल्फा MG sin अल्फा के बराबर आना चाहिए, तो M से M तो कट ही जाएगा, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया, G tan अल्फा। 10 सेकंड में बिना सॉल्व करे आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब ये विजुअलाइजेशन, ये देखना आप सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-3, लेकिन FBD आपको खुद से बनाना पड़ेगा 2-3 बार, समझ रहे हो? और आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उस पर फोकस रहो और केवल उसी चीज को सॉल्व करो, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज का टाइम हो चुका है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल वाली क्लास में करते हैं। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। तो हाँ बच्चा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के क्वेश्चन होते, वो करे तो हो गए, लेकिन फिर टेस्ट में आए तो नहीं। टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं आया था मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, है ना, या ग्रुप पे डाल देना, जो डाउट वाला ग्रुप है। ठीक है, तो उसको मैं अगली क्लास में ले लूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा, बाय बाय।